नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत के इस पहले अध्याय में आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, तो आप आज बने रहिए क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत का शुभारंभ कर चुके हैं और बहुत जल्द हम आगामी वीडियोस में भी आगे बढ़ते जाएंगे और आपको सारी जानकारी डिटेल में मैं बताता जाऊंगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप सी की, ये सब के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि मोहम्मद गौरी ने अपने गुलामों को यहां पर सत्ता सौंप दी थी। उन्हीं गुलामों में से आपको भी पता होगा गुलाम वंश या मामूलक वंश के नाम से जाने वाले ये तुर्क मोहम्मद गौरी के ही गुलाम थे। उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये इस मोहम्मद गौरी का सबसे प्रिय था। जब ख्वारिजों से लड़ते हुए मोहम्मद गौरी मृत्यु को प्राप्त हुआ था तो उस समय सबसे वफादारी से कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका साथ दिया था। इसे अमीर ए आखूर की उपाधि से भी नवाजा गया था। आप कुल मिलाकर कह सकते हैं मोहम्मद गौरी का ये सबसे खास था। तो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, मोहम्मद गौरी के जो अदर गुलाम थे, जिसमें गजनी का जो इलाका था वो याल्दोज ने कब्जा कर लिया था। ताजुद्दीन याल्दोज ने गजनी का क्षेत्र, क्योंकि ये सारा साम्राज्य मोहम्मद गौरी का ही था। और ये क्षेत्र आपने देखा था बख्तियार खलजी ने, जो हमने कहानी बताई थी पिछली वीडियो में, बंगाल और बिहार का क्षेत्र कब्जे में ले लिया था। तो ये जो रेड आपको दिख रहा है डॉट डॉट, ये सारा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक का ही था। वहीं सिंध के क्षेत्र पर गौरी का एक और गुलाम था जिसका नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। निश्चित तौर पर ये गुलाम गौरी के ही थे और दिल्ली सल्तनत पर अपना दावा करते थे। इस दावे से बचने के लिए, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव था, उसकी योग्यता के कारण ही उसको गुलाम वंश की क्रेडिट मिलता है। हालांकि वो वास्तविक संस्थापक नहीं था। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, क्योंकि ना तो उसने अपने आप को शासक माना और ना ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। अगर आपसे मकबरा भी पूछा जाए तो यही वो राजा है जिसका मकबरा, शासक कहेंगे हम, राजा तो हिंदी वर्ड है, शासक है जिसका मकबरा लाहौर में है, क्योंकि इसकी राजधानी लाहौर थी और लाहौर से बंगाल तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने क्या किया, वो विस्तार तो मोहम्मद गौरी के समय में ही हो गया था। ठीक, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये किले, जो राजपूतों के रणथंभौर, नागौर, चित्तौड़गढ़, कालिंजर, ग्वालियर, ये सब राजपूतों के वो किले थे जो इसके कब्जे में थे। अभी आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद ये सारे अपने आप को स्वतंत्र करेंगे। यही राजपूताना क्षेत्र आपको बार बार इस वॉर में दिखेंगे। तो अपने दो बाकी के गुलाम साथियों के विद्रोह से बचने के लिए इसने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसने याल्दोज की पुत्री से शादी की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने याल्दोज की पुत्री से शादी की और अपनी बहन की शादी नासिरुद्दीन कुबाचा से की। लीजिए, बन गए रिश्ते। अब चुपचाप आप वहां साम्राज्य चलाइए, मैं यहां साम्राज्य चलाता हूं। हालांकि ख्वारिज्मों का जो सबसे ज्यादा खतरा था वो पश्चिम में था। आपको मैंने बताया था पूर्वी ईरान या खुरासान के क्षेत्र में ख्वारिज्मों का हमला हो चुका था, तो दोनों तरफ से बच गया। अब ना तो वो शक्तिशाली साम्राज्य ख्वारिज्म सीधे इससे भिड़ेंगे, वो पहले याल्दोज से भिड़ेंगे, और साथ ही साथ ना याल्दोज इससे भिड़ेगा, क्योंकि यहां पर रिश्तेदारी निभा दी गई है। ठीक, लेकिन चैलेंजेस कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए कम नहीं थे। हालांकि वो संस्थापक था और उस समय पर काफी शक्तिशाली भी रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तव में पहले एक गुलाम था। फखरुद्दीन अजीज कूफी के यहाँ पर इसको बेचा गया था। अजीज कूफी जी ने इसको बेचा था गजनी में, जो मोहम्मद गौरी ने जिसको खरीदा था। जब ये शासक बना तो मोहम्मद गौरी के भतीजे ने इसको दास्ता मुक्ति प्रमाण पत्र दिया 1208 में। तब ये गुलामी से मुक्त हुआ। इसने अपने आप को कभी भी शासक नहीं माना, इसलिए हम इसको वास्तविक संस्थापक भी नहीं मानते। और जब हम शब्द जोड़ते हैं दिल्ली के वास्तविक संस्थापक, अब क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, ये गुलाम वंश का संस्थापक है, लेकिन इसने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाई। तो ये भी आप जान लीजिएगा, खोखरियों के विद्रोह में इसने सहयोग किया। ठीक, इसका एक और नाम था लाख बख्श। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है इसका दूसरा नाम भी। अच्छा खासा कुरान का पाठ भी करता था ये। इसकी जो प्रमुख इमारतें हैं देखिए आप, 2.5 दिन का झोपड़ा आपने चौहान वंश में पढ़ा था। बिगरा राज ने अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, उसी को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। और दूसरा एक चीज और इसने तोड़ी थी, पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में राय पिथौरा नाम का एक महल बनाया। उसी को तोड़कर इसने क्या किया, इसने भारत की पहली मस्जिद बनाई। उस मस्जिद का नाम है कुतुब अल इस्लाम।
ध्यान से सुनिए, कुतुब अल इस्लाम दिल्ली में इसने मस्जिद बनाई और उसी के पास बनाया कुतुब मीनार को। अब आप कुतुब मीनार के बारे में तो जानते ही हैं। कुतुब मीनार के कार्य का इसने आरंभ कराया और इसकी मृत्यु तक वो पूरा नहीं हुआ। इसकी मृत्यु के पश्चात इसके दामाद और अगले उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने उस कार्य को पूरा कराया। इसी के दरबार में एक दरबारी कवि था हसन निजामी। ध्यान से आप सुनते जाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 4 साल शासन किया, ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो भी आपको मैंने बताया है ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। ना तो इसने स्वयं के सिक्के चलाए, ना ही स्वयं को शासक माना। हालांकि इसने भी एक गुलाम खरीदा था, मैं आपको बता दूं, और उस गुलाम का नाम था इल्तुतमिश। ये उससे अत्यंत प्रसन्न था और ये उसका वफादार था। इसने उसको मलिक अमीर ए आखुर की उपाधि दी और यहां तक कि स्वयं इसको 1208 में मोहम्मद गौरी के भतीजे ने दास्ता प्रमाण पत्र देकर दास्ता से मुक्त किया। परंतु इसने इल्तुतमिश को 1205 में ही गद्दी मिलने से पहले ही दास्ता प्रमाण पत्र से मुक्त कर दिया, यानी कि इससे पहले ही गुलामी से मुक्त हो गया था। बशर्ते इल्तुतमिश को जो गुलामों का गुलाम कहलाता है, इल्तुतमिश इसी का गुलाम था, लेकिन इसका दामाद भी था। इस वंश का ही नाम गुलाम वंश है। हालांकि अगर आपसे बात पूछा जाए इल्बरी तुर्क, तो ये इल्बरी तुर्क नहीं था। इल्बरी तुर्क इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश इसकी औलाद नहीं था। इसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है 1210 में। चौगान खेलते समय ही 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आप दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा देखोगे, मात्र एक लोधी वंश को छोड़ दीजिए तो संस्थापक 4, 5, 6 साल से ज्यादा साम्राज्य नहीं चलाते, बल्कि उनके उत्तराधिकारी एक लंबे समय तक सिंहासन पर बैठते हैं। ये ऐतिहासिक है। आगामी राजाओं के बारे में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको दिखता जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी 5 साल, गयासुद्दीन तुगलक 5 साल, बस ऐसे ही आपको दिखता रहेगा। तो संस्थापक किसी भी वंश के दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी को छोड़कर लंबे समय तक अपने साम्राज्य को नहीं चला पाएंगे। ये भी आप नोट करते जाइएगा। अब इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल आपने देखा, 1206 से लेकर के 1210 तक इसका साम्राज्य रहा। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश सबसे इनका महत्वपूर्ण शासक है। इल्तुतमिश के बारे में जानना भी आपको जरूरी है। इल्तुतमिश या मैं कहूंगा इल्बरी तुर्क। इल्बरी तुर्क था। इसका एक और नाम मैंने आपको बताया है अभी, गुलामों का गुलाम। ध्यान से सुना होगा आपने। अच्छा, 1210 तक 1211 लगभग 8 महीने तक आराम शाह सिंहासन पर बैठता है और जूद की लड़ाई में सिंहासन पर बैठने के लिए इल्तुतमिश को आराम शाह को पराजित करना पड़ा। और जूद की लड़ाई में क्या होता है, इल्तुतमिश आराम शाह को गद्दी से हटा देता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। परंतु इल्तुतमिश का विरोध, आंतरिक विद्रोह तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। ना तो वो एक शासक का पुत्र है, वो तो मात्र दामाद है और गुलामों का गुलाम है, लेकिन बड़ा योग्य है। गद्दी पर तो बैठ गया, पर विद्रोह को कैसे दबाया जाएगा। उसके कार्यकाल में बहुत से राजा स्वतंत्र होने लगे। देखिए, सबसे पहले तो ये कुबाचा, इसकी रिश्तेदारी किससे थी? कुतुबुद्दीन ऐबक से, उसके दामाद से तो नहीं थी। ये क्या करता है, सीधे चढ़ाई कर देता है और पंजाब के एक बड़े क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेता है। वहीं यालदोज भी यहाँ पर विराजमान हो जाता है। पंजाब का कुछ क्षेत्र यालदोज और कुछ क्षेत्र कुबाचा कब्जा कर लेते हैं। नया उत्तराधिकारी है तो फायदा उठाया जाता है उसका। ठीक, यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि ये चित्तौड़गढ़ ये अलग, ग्वालियर अलग। ग्वालियर को वहां के गुर्जर प्रतिहार और चंदेल कालिंजर, आपको पता है ना, बुंदेलखंड में चंदेल थे। तो मतलब कुल मिलाकर ये राजपूत राजा और रणथंभौर जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज जहां पर टिके हुए हैं, ये सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। मतलब इल्तुतमिश के आते ही सोचते हैं कि हम भी स्वतंत्र हो जाएं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक चला गया, इल्तुतमिश तो खुद लड़ाई में व्यस्त है। उधर से उत्तर पश्चिम में जो 2 अन्य गुलाम थे वो उसको जीने नहीं देते। बड़ी घटनाएं घटने लगी। होता क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का सबसे पहले ध्यान जाता है यालदोज की तरफ, गजनी के राजा की तरफ। पहले इससे ही निपटा जाए। तो 1215 में क्या होता है, तराइन का तीसरा युद्ध होता है। तराइन का तीसरा युद्ध गजनी के राजा यालदोज बनाम इल्तुतमिश होता है। ये क्या करता है, इल्तुतमिश को हरा देता है, यालदोज को हरा देता है और गजनी के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लेता है। चलिए, मुसीबत टली। मतलब इसको अयोग्य समझ रहे थे, इसके क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे थे। परंतु 1215 की तराइन की तीसरी लड़ाई से शुरू हो गया इल्तुतमिश का विजय अभियान। अब ये क्षेत्र यालदोज का नहीं रहा और विस्तार हो चुका है यहां पर।
हाँ, इल्तुतमिश ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी लाहौर से परिवर्तित करके कहां पहुंचाई? दिल्ली में। और इसने, अभी आपको मैं बताऊंगा, 1229 में इसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, खिलत का प्रमाण पत्र लिया, इसीलिए इसी को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, आप जान रहे होंगे। अच्छा, तराइन के युद्ध के बाद क्या होता है? एक और संकट है इसके लिए, जो अभी सिंध से है, कुबाचा। भाई यालदोस तो चला गया, अभी इसका ध्यान उत्तर पश्चिम में ही है। छोटे मोटे राजपूत तो छोड़कर निकल गए, उनसे बाद में पंगा लिया जाएगा। पहले अपनी स्थिति तो मजबूत करे, पहले अपने खुद के रिश्तेदारों से तो निपटे। तो क्या हुआ 1221 में? चलिए इससे पहले के बैकग्राउंड में आपको बता दूं, 1218 में क्या होता है कि पश्चिम में, क्योंकि अब गजनी इसका क्षेत्र बन गया है, वहां पर जो साम्राज्य था, जो हम बात करें ना बार बार, खारिजिम साम्राज्य, वो बड़ा मजबूत हो गया था, स्ट्रांग हो गया था। उससे सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी लगाता है। उसको लगता है कि अगर मैं वो जीत जाऊंगा तो नीचे के तो राजपूतों को मैं लड़ सकता हूं बाद में। पर राजपूत बड़े शक्तिशाली थे, बात करेंगे उसकी भी। ठीक है, तो क्या करता है, इस क्षेत्र पर अपनी बढ़त बनाने के लिए लगा रहता है। परंतु वहां एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। 1218 में ख्वारिज्मों का पूरी तरह से सफाया कर देते हैं। कौन? मंगोल। पूरा साम्राज्य मंगोल इतने क्रूर और इतने विशाल क्षेत्र पर अपना राज्य चलाते हैं, उधर चाइना से लेकर यूरोप तक, भूमध्य सागर तक, मतलब इतने बड़े साम्राज्य पर उनका अधिकार हो जाता है। और उस समय का चंगेज खां के ऊपर तक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। मंगोलों के ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो चंगेज खां का जिक्र जरूर करूंगा कि चंगेज खां इतना शक्तिशाली होता है कि उससे सारे साम्राज्य भयभीत हो जाते हैं। उन्हीं में से एक राजा ख्वारिज्मों की तरफ से उससे लड़ता है, क्योंकि दुश्मनी तो ख्वारिज्मों से थी ना। तो ख्वारिज्मों का राजा जियाउद्दीन मांग बरनी से युद्ध में मुकाबला होता है चंगेज खां का। अब भाई मंगोल इतने निर्दयी, क्रूर थे, इतने शक्तिशाली थे कि जियाउद्दीन मांग बरनी 1218 में ही खदेड़ दिया था ख्वारिज्मों को। तो जियाउद्दीन मांग बरनी भागकर अपनी शरण लेता है, इल्तुतमिश के दरबार में आता है भागकर कि मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कर दीजिए। उधर से चंगेज खां कहता है, भाई अगर आप इसकी रक्षा करते हैं तो जियाउद्दीन मांग बरनी तो मरेगा ही मरेगा, तुम भी नहीं बचोगे। ये घटना 1221 की है, जब पहली बार मंगोल आक्रमण भारत की सीमा पर होने वाला होता है। यहां से आप मंगोल आक्रमणों का पूरा सिलसिला देखेंगे भारत पर। तो आपसे अगर पूछा जाए तो सबसे पहली बार मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ? तो इल्तुतमिश के समय में, क्योंकि 1218 में ही तो ख्वारिज्मों का सफाया करके मंगोल इस क्षेत्र पर विराजमान हुए। यानी कि दिल्ली सल्तनत की एक सीमा मंगोलों के साम्राज्य से भी लगती थी, तभी आक्रमण होते थे ना। तो क्या हुआ, जियाउद्दीन मांग बरनी की मदद ये नहीं करता है। इसको पता है कि चंगेज खां से पंगा लेकर विनाश ही होगा। ऐसे में क्या होता है, ये अपना उसको मदद नहीं देता है। अब क्या होता है, मदद ना मिलने के कारण ये कुबाचा की तरफ भागता है। 1221 में जियाउद्दीन मांग बरनी को यहां से मदद नहीं मिलती। चलिए, चंगेज खां भी संतुष्ट हो गया, इसने मदद नहीं की, ये भाग कर जाता है। कहां पर जाता है? उस समय पर मुल्तान और कुछ पंजाब का हिस्सा मैंने आपको पहले बताया कब्जा कर लिया था कुबाचा ने, जब ये नया साम्राज्य बना था इसका, इल्तुतमिश का। तो भागकर वहां शरण लेने जाता है, वो भी शरण नहीं देता कुबाचा। तो जियाउद्दीन मांग बरनी युद्ध लड़ता है कुबाचा से, और क्या करता है, कुबाचा को हरा देता है। कुबाचा सोरीस को हरा देता है। दोनों के बीच आपसी लड़ाई चलती ही चलती है कि इल्तुतमिश इंटरफेयर करता है और कुबाचा को मार देता है। इससे पहले 1215 की तराइन के तीसरे युद्ध में वो जान से मार देता है अपने एक प्रतिद्वंदी यादोज को। अब 1221 में ही वो जान से ही मार देता है कुबाचा को। लीजिए, खत्म कहानी। ये साम्राज्य भी अब फैल गया। 1221 में फायदा ही हुआ उसको मंगोलों के आक्रमण का। मैं आपको बता दूं, दो फायदे हो गए। एक प्रतिद्वंदी मारा गया कुबाचा, उसको मुल्तान और सिंध का क्षेत्र मिल गया, और दूसरा जो मंगोल आक्रमण था वो टल गया। ये दो उपलब्धियां इल्तुतमिश को मिली, और इल्तुतमिश का साम्राज्य का विस्तार भी हो गया। अब उसका ध्यान जाएगा नीचे की तरफ, यानी कि चित्तौड़, नागौर, रणथंभौर, ग्वालियर और कालिंजर जो यहां से हट गए थे। एक और घटना इसके दौर में घटती है। जब ये शासक बनता है तो बंगाल, मैंने पहले ही कहा कि दिल्ली पर बैठे शासक के लिए ये बड़ा दूर हो जाता है कि वो बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करे। समय समय पर आप देखेंगे कि बंगाल पर अपने स्वतंत्र राजा अपने आप को घोषित करते रहेंगे। वो सोचेंगे कि दिल्ली से जब तक यहाँ पर राजा आएगा तब तक तो हम पूरी सेना तैयार कर लेंगे। तो इतनी दूर की सीमा की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल था। जब ये सुल्तान बनता है इल्तुतमिश, तो अली मर्दान अपनी स्वतंत्रता की घोषणा स्वयं ही कर देता है। बताइए। इसके बाद इवाज नाम का आदमी, यहाँ पर इवाज नाम का आदमी सिंहासन पर बैठता है। ये घटना करीब 1224-25 की है, जब ये इलाका जीत चुका था। अब उसका पूरा ध्यान बंगाल पर था।
तो इवाज नाम का आदमी कहता है कि मैं स्वतंत्र हो गया हूं। इल्तुतमिश क्या करता है, अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है बंगाल की तरफ। जब उसकी विशाल सेना को इवाज देखता है तो ये कह देता है, नमस्कार, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं, यानी कि मान जाता है कि मैं इल्तुतमिश के अंडर में काम करूंगा। वो जो घोषणा करता है ना स्वतंत्रता की, फ्यूज कर देता है। फिर इल्तुतमिश अपनी सेना को तुरंत वापस दिल्ली ले आता है कि चलिए बंगाल अपने नियंत्रण में है। होता क्या है, जैसे ही बंगाल पहुंचता है इल्तुतमिश, ये इवाज नाम का व्यक्ति जो खुद को गयासुद्दीन के नाम से जानता है, गयासुद्दीन के नाम से, सुल्तान गयासुद्दीन के नाम से जाना जाता है इवाज, ध्यान से देखिए, ये फिर से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देता है। मतलब पहले इल्तुतमिश आता है तो डर के मना कर देता है, अब जैसे ही इल्तुतमिश वापस दिल्ली जाता है फिर से मैं स्वतंत्र हूं। बड़ी विडंबना। इस बार अपने पुत्र को भेजता है ये, नासिरुद्दीन महमूद को। नासिरुद्दीन महमूद को भेजा जाता है युद्ध के लिए मैदान में, बंगाल में। इस बार तो लड़के ही आना। तो युद्ध होता है और इवाज को हरा दिया जाता है, मार दिया जाता है। परंतु इस युद्ध में इल्तुतमिश का सबसे प्रिय पुत्र नासिरुद्दीन महमूद मारा जाता है। माना यह भी जाता है कि इल्तुतमिश को बड़ा प्रिय था वो। यह घटना 1229 से 30 के आसपास की है, 1229 की यह घटना होती है। तो पुत्र मारा जाता है और उसी की याद में भारत का पहला मकबरा बनाया जाता है। ध्यान से नोट कर लीजिए, भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया। देख लीजिए आप, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इसे मकबरों का, सॉरी गुंबदों का, हालांकि पहला गुंबददार जो मकबरा था वो हुमायूं का था। ठीक है ना, आप जान पा रहे होंगे, सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये बनाता है। ठीक है ना, ये भारत का पहला मकबरा है। किसकी याद में? नासिरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में ये बना। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया आपका सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अब जब बंगाल में इसके कब्जे में आ गया, क्षेत्र सारा इसका हो गया, अब नजर आती है उसके बाद 1230 के बाद ये रणथंभौर, नागौर, चित्तौड़, ग्वालियर और कालिंजर सारे राजपूत राजाओं को जीत लेता है। 1230 के बाद ये इन साम्राज्य को जीत लेता है। पूरा टाइम अपने क्षेत्र को ही बचाने में लगा रहा। जब ये राजा बनता है तो बहुत से क्षेत्र छीन लिए जाते हैं। उसके बाद जब तक ये राजा बना रहता है तब तक इन्हीं क्षेत्रों को जीतने में ही लगा रहता है और अंत में ये दिल्ली सल्तनत की इतनी बड़ी नींव छोड़कर चला जाता है। 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके कोई योग्य पुत्र नहीं होता तो ये अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। रजिया सुल्तान के बारे में हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत या भारत की पहली महिला शासिका के तौर पर, पहली और अंतिम महिला शासिका के तौर पर जानी जाती है। इल्तुतमिश के बारे में हम और भी कुछ बातें करते हैं। इल्तुतमिश की जो प्रमुख घटनाएं हैं, एक है तुर्कान-ए-चहलगानी। जो प्रमुख चीजें इसकी परीक्षा में पूछी जाती है उन 3 चीजों के ऊपर बात करते हैं। चांदी का टका, पीतल का चीतल या तांबे का, और तीसरा है इकता व्यवस्था। इल्तुतमिश से संबंधित सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले यही तो प्रश्न है जो आप देख रहे हैं सामने, तीनों यही तो पूछे जाते हैं। इनके बारे में हमें अध्ययन करना ही पड़ेगा। तुर्कान-ए-चहलगानी थी 40 तुर्क लोगों का, 40 अमीर तुर्क लोगों का एक समूह। ये क्यों रखा गया होगा? ये स्वयं एलबरी तुर्क था। याद रहे कि जब ये शासक बना था तो इसके खिलाफ विद्रोह होना ही था। एक रक्षा पंक्ति चाहिए थी कि कुछ 40 तुर्क लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए। उनकी राय पर ही फैसला होता था, यानी कि ये उसके विश्वास पात्र थे। इन 40 लोगों का एक विश्वास पात्र मंडल बनाया गया था और विश्वास पात्रों से ही मिलकर ये कार्य करते थे। ठीक, तो जब तक इल्तुतमिश था तब तक तो ये विश्वसनीयता बनी रही। तुर्कान-ए-चहलगानी किससे संबंधित थी? इल्तुतमिश से। लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद के जो उत्तराधिकारी थे उनको ये परेशान करने लगे। बाद में किंग मेकर की भूमिका में आ गए इल्तुतमिश के बाद कि जो हमारी बात मानेगा, हम 40 अमीरों की, हम उसी को शासक बनाएंगे। इन्हीं तुर्कान-ए-चहलगानी के 40 तुर्क अमीरों में एक था गयासुद्दीन बलबन। आगामी में बहुत बड़ा इंपोर्टेंट वो राजा बनेगा, उसके ऊपर हम अगली वीडियो बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि तुर्कान-ए-चहलगानी कितना शक्तिशाली हो गई थी। अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। जब नया नया राजा बना था तो विद्रोह होना ही था, तो कुछ 40 तुर्क अमीरों को सुलझाने के लिए या फिर उनको अपने पक्ष में लेने के लिए यह कार्य किया गया था। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, दूसरा है चांदी का टका और तांबे का जीतल। जीतल मैं लिख देता हूं, सही से समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। जीतल ये है सिक्के। मैंने आपको बताया ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सिक्के नहीं चलाए।
वही चले जो गौरी के थे, जिनमें एक तरफ पृथ्वीराज, दूसरी तरफ गौरी, या जो भी उन्होंने बनाए थे। लेकिन इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने अपने स्वयं के सिक्के चलाए, क्योंकि इसने 1229 में खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की और खिलअत का प्रमाण पत्र भी लिया, खिलअत। इसीलिए क्या किया इसने, चांदी का टका चलाया और तांबे का जीतन। ये बड़े महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये किसने चलाए। तो राइट आंसर किसने चलाए, ये चलाए थे इल्तुतमिश ने। टका आज भी बांग्लादेश की एक करेंसी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तीसरा, एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था ऐसी थी कि इसने क्या किया, इसने कुछ अपने अमीरों को भूमि देना शुरू किया। एकता का अर्थ होता है भूमि, पेंशन ना देकर भूमि देना, सैनिकों को भूमि देना, और उसमें जो राजस्व आ रहा है उसको अपने पास रखिए। ठीक है। बाकी जो खाली सा भूमि है उससे वो अपना टैक्स लेकर अपना खर्चा चलाता था। यानी कि अपने सेनापतियों को, अपनी सेना को इसने एकता व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन ना देकर भूमि देना शुरू किया। और जो लेते थे उनको इक्तादार कहते थे। इसके बारे में हम भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जब हम दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ा देंगे तो दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो डिटेल में हम एकता व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। इसको अलाउद्दीन खिलजी समाप्त कर देगा। तो ये प्रमुख 3 क्रियाकलाप थे जो इल्तुतमिश के समय में हुए थे। इसके बाद सिंहासन पर बैठती है इसकी पुत्री रजिया सुल्तान, परंतु उससे पहले भी एक होता है विवाद शाह तुर्कान के द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज शाह के रूप में। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल हमने आज दिल्ली सल्तनत के 2 प्रसिद्ध राजाओं के बारे में पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।